स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम मूल विधि का भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम बेटा वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और बेटा कि यूपीएसआई के लिए स्पेशल है, ठीक है। और जिस भी एग्जाम में अगर मूल विधि आती है तो बेटा उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं एक बार बताऊं बेटा, ये पिछले यानी 2011 2014 2017 जितने भी अब अलग प्रश्न पूछे वो भी सारे कराए जा रहे हैं, ठीक है बेटा। उनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। देखो मैं बताऊंगा, कोई 2011 में बना है उस टाइप से 2014 में भी 2017 में भी। तो बेटा को अगर एग्जाम कोरोना अगर ठीक ठाक होगा तो साल के अंत में के पेपर हो सकता है, यानी 2021 में भी पूरे चांस है अभी पेपर होने के। देखो भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 वर्ष के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। तो मतलब किस धारा में कहा गया है बेस, ठीक है। बाकी बेटा कारावास होती है, आजीवन कारावास होती है, ठीक है। कुछ अगर हम साक्ष्य दे दें, ठीक है, या जीवन यापन के लिए बेटा धारा 57 में, ठीक है, कुछ छूट मिल जाती है धारा 57 में। तो इसमें 20 वर्ष के बाद में आदमी की बरी हो जाता है, ठीक है। 20 वर्ष भी बेटा दिन रात के चलते हैं, यानी दिन रात लगते हैं, तो यानी 10 वर्ष के बाद में, ठीक है। तो आप सिर्फ 20 वर्ष याद कर लो। ऐसे भी फैक्ट बन सकता है धारा 57 में कितने वर्ष के बाद में छूट सकता है, तो 20 वर्ष, ठीक है। अब इस फैक्ट को अब क्या पढ़ें, ठीक है, तो ये तो उसमें है ही है। देखो 22 में क्यों चलते हैं बेटा, ये फैक्ट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इस पर विशेष याद रखना, 2017 में कि पूछा हुआ भी है। कैसे, निम्नलिखित किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास के मतलब कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे। कई आजीवन, अभी मैं समझाऊंगा। एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। तो बेटा ऐसा कौन सा मामला था, ऐसा मामला था बी, माथुराम लिगम बनाम राज्य। मैं बेटा थोड़ी सी चीज की स्टोरी बता देता हूँ बेटा, ये क्या था। देखो एक लीलावती नाम की महिला थी, ठीक है। उन्होंने बेटा निकाय चुनाव लड़ा था। वो कहाँ से जीती थी, मुद्रे से, ठीक है। मुद्रे कहाँ है आपको पता होगी, मुद्रे बेटा तमिलनाडु में। और ये माथुराम लिगम कौन थे बेटा, ये एक अपराधी थे। इनकी पत्नी चुनाव में लड़ रही थी, तो बेटा वो हार गई थी इनकी पत्नी, तो ठीक है बेटा। इन्होंने लीलावती नाम की महिला की हत्या कर दी। तो इसके साथ में 4 साथी और थे। क्या और थे, 4 साथी, जिनमें से बेटा 3 को आजीवन कारावास मिले और 2 को बेटा किसी साक्ष्य पे, उनके साक्ष्य नहीं तो वो छोड़ दिए गए। तो इसमें ये कहा था मतलब एक को क्षमा है, तो मतलब दोनों को क्षमा मिल गई थी, तो बाकी उनकी आजीवन कारावास बराबर चली थी। तो बात आप समझ गए हो बेटा। इन्होंने उस महिला के, एक ने गर्दन काटी, एक ने नाक काटी, मतलब, और वो बेटा सामाजिक सेविका थी। तो आप बेटा ऐसे ही बन सकता, माथुराम बनाम किस राज्य का, ये तमिलनाडु में, ठीक है। उनका क्या नाम था, लीलावती, ठीक है। तो आप, ठीक है, 1996 का बेटा ये केस है, 1996 97 का। देखो बेटा बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये भी। राम ने एक अपराध किया जिसकी सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन एक राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान नहीं करने के लिए अधिकतम कितने महीने की सजा हुई। तो बेटा रट लेंगे क्वेश्चन है, तो कितने महीने की, 2 महीने की सजा, ठीक है। देखो बिल्कुल थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं यहाँ आप याद। अगर वो 30 रुपये का जुर्माना भी नहीं दे पाएगा तो भी उसे 2 महीने की सजा होगी। अगर वो 20 रुपये का जुर्माना नहीं दे पाएगा तो भी, यानी 50 रुपये तक का जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसे 2 महीना की। और 50 रुपये से, यानी 50 से ऊपर जितने भी होंगे अगर नहीं दे पाएगा तो बेटा उसे 4 महीना की सजा होगी। देखो थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। देखो व्याख्या क्या कह रही है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 67 के अंतर्गत जुर्माना न देने की स्थिति में निम्न प्रकार अपराध। देखो एक यहाँ से फैक्ट भी याद कर सकते हो। धारा जो 67 कहती है, धारा 67 ये कहती है जुर्माना दे देने की स्थिति में दंड का प्रावधान है। यानी ऐसे प्रश्न बनेगा, जुर्माना न देने की स्थिति में दंड का प्रावधान किस धारा में, धारा 67 में। अब क्या क्या चीजें, 50 रुपये तक ना दे पाए तो 2 माह की कारावास, ठीक है। 40 और इससे नीचे चली जाए, 100 रुपये तक का जुर्माना ना दे पाएगा, 100 रुपये का जुर्माना ना दे पाए तो वह बेटा क्या महीना की होगी, 4 माह की। 90 रुपये पे भी 4 माह की होगी, 70 रुपये पे भी, 80 रुपये पे भी, 60 रुपये पे भी, ठीक है। 50 से ऊपर ऊपर तक।
और बेटा अगर माने वहाँ पे 100 रुपये से अधिक, ठीक है, 100 रुपये से अधिक यानी 101 रुपये को भी जुर्माना कर दिया, अगर गुण ना दे पाया तो 6 माह की सजा होगी। तो बेटा देखो 2017 में ऐसे पूछ लिया, तो 2021 में किस प्रकार से पूछ सकता है, तो आप कुछ सोच लीजिए। कितना जबरदस्त है, देखो पूछा हुआ यूपीएससी 2017 में प्रीवियस। ए है काय छड़ से, ए एक छड़ से जेड को 50 बार मारता है, ठीक है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है, तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। देखो बेटा बड़े जबरदस्त प्रश्न है कि कह रहा है ए है का एक छड़ से जेड को 50 बार मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है, तो मतलब ए की सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। जी गलत, ऐसा कुछ ना है। अगर वह 50 बार मारो ना तो वह 1 ही वर्ष की सजा मिलेगी, अगर वो 40 बार मारेगा तो 1 ही वर्ष की सजा, या से कोई ना मारेगा प्रहार से कुछ चाहे तो 1 बार मार ले चाहे 50 बार मार ले, तो ठीक है, तो सजा वह 1 ही वर्ष की मिलेगी, ठीक है। अगर पहले 10 वर्ष मिल गई तो फिर 10 वर्ष की मिलेगी, ठीक है। तो ये तो गलत है जाएगा। ए जेड को मार रहा है, ठीक है, बाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है, ठीक है, जानबूझकर। ए तथा जेड, ए है का है जेड को सपेशा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा बड़े ध्यान से सोचो, मतलब हाँ यहाँ ध्यान रखिए, एक व्यक्ति है का एक है कितनी बार मार दे, ठीक है, चाहे 2 व्यक्ति एक है कितनी बार मार दे, समझना, चाहे 2 व्यक्ति भी एक है कितनी बार मार ले, तो सजा को बराबर प्रावधान है। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति एक का ये मारो, एक दूसरे मारो, अरे दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग सजा के लिए उत्तरदायी होगा, रट लेना इस चीज को, तो ये हमारा ठीक है जाएगा, तो ये ठीक है जाएगा। तो क्या करो, निष्कर्ष केवल सी ठीक है, ठीक है। अब व्याख्या की प्यारा पढ़नी, व्याख्या तो बेटा अब ये कह रहा हो, मैं बेटा एक बार इसको फिर रिपीट करता हूँ, देखो थोड़े ध्यान से एकदम माइंड में। ए है का है जेड मारो, ठीक है, वहाँ मैं तो कहूँ राम मोहन मारो, राम कौन है मारो, मोहन मारो, बीच में सोहन आ जाए और वो राम जानबूझकर सोहन भी मार ले, तो बेटा दोनों की सजा मिलेगी, क्योंकि राम ने मोहन भी मारो सोहन भी मारो। अगर ऐसा हो राम मार रहा और मोहन मार रहा है सो, तो ठीक है, दोनों ने बराबर मिलेगी, या से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, मतलब दोनों एक मारे अलग अलग, एक अगर दोनों ने मारा तो दोनों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। कौन कितना पीटो है बेटा, बहुत जबरदस्त। देखो भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय साधारण अपवाद से संबंधित है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों को दंड से मुक्त रखा गया है। तो बात समझियो, साधारण अपवाद, तो साधारण अपवाद से कौन सा है बेटा, अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 में सिर्फ साधारण अपवाद के बारे में कहा गया है। और बेटा अध्याय 1 में क्या गया गया है, अध्याय 1 में काय को प्रस्तावना को संबंध है, पूर्व का चीज है बेटा प्रस्तावना, या हम इसे उद्देश्य का भी कह सकते हैं। और बेटा धारा 5 में, तो धारा 5 में बेटा क्या है, धारा 5 में है दुष्प्रेरणा के विषय में लिखा गया है धारा 5 में, ठीक है। धारा 5 में किसका वर्णन है, धारा ना अध्याय 5 में बेटा, ठीक है, अध्याय 1 में प्रस्तावना का, अध्याय धारा ना का, ठीक है, सॉरी अगर धारा बोला था, ठीक है, अध्याय 1 में प्रस्तावना का, और अध्याय 5 में बेटा किसका है, दुष्प्रेरणा का, और अध्याय 6 में क्या है, अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप बिल्कुल याद कर लें। देखो 27वां सवाल कितना जबरदस्त है, देखो बेटा ये तो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ में देखो ए बी के साथ मनोरंजन हेतु, ध्यान रखना, ए है का बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो गया जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध करो, भाई अपराध के लिए क्या क्या शर्तें हैं मैंने पहली वीडियो में बता दी। अपराध के लिए आशय जरूरी चाहिए वहाँ में, ठीक है, वहाँ की प्रगति होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ की बुरी मंशा होनी चाहिए, तो बेटा ये हमारा अपराध ना है, तो पहला तो तुम्हारा एकदम बिल्कुल भी है वो। अब पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में है, यानी नशा कर रखा हुआ ने, जो उसने अपनी मर्जी से ली थी, ठीक है, उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझकर कि उसके हाथों में क्या हो रहा है,
पी ने क्यू की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो पहले तो बेटा आपको ये होने पी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो बेटा वहाँ ने अगर अगर हम वास्तव अगर ये लाइन ना जुड़ी हो, तो अगर ठीक है पी ने क्यू की हत्या कर दी, तो अगर बेटा पीछे वाली लाइन ना जुड़ी हो, तो बेटा अगर पूछने लगे तो पी ने कोई अपराध करो, तो बेटा पी ने कोई अपराध नहीं किया। देखो तो पी ने कोई अपराध नहीं किया। अब यहाँ देखो पी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो बेटा ये तुम्हारा गलत है जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों है जाएगा बेटा, अगर होती ना कि पी ने अपराध देखो कोई हटा दे, बहुत समझ में बहुत दिक्कत है जा, अगर होती कि पी ने अपराध नहीं किया है, तो बेटा पी ने अपराध नहीं किया है तो कि सही हो, हाँ जी सही है, पी ने अपराध नहीं किया सही है। जब कोई आ जाए ना पहचान करना बहुत दिक्कत है जाए, ठीक है, तो बेटा ये गलत है जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। तो इस तरह से इसका दोनों ही निष्कर्ष ना निकल रहे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही नहीं है। देखो बेटा अगर चाहें तो आप इसकी व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। अब आत्मरक्षा का अधिकार है, जो आत्मरक्षा का अधिकार है, अपने शरीर के प्रति अपराध के प्रति रक्षा, दूसरे के शरीर के प्रति, देखो जो आत्मरक्षा का अधिकार होता है अपने शरीर के प्रति अपराध की प्रति रक्षा, बिल्कुल जी ठीक है। दूसरों के शरीर की प्रति रक्षा, हम दूसरों के शरीर की भी प्रति रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आत्मरक्षा का ये भी अधिकार है। चोरी या लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, अगर चोरी या लूट के बेटा ये भी ठीक है, तो उपयुक्त सभी ठीक हो जाएगी। अब बेटा हम थोड़ा सा जान लेते हैं व्याख्या। देखो हम बेटा इसकी पूरी डीप में जान लेते हैं व्याख्या, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे आप भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक आत्मरक्षा या प्राइवेट परिरक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 97 के अंदर निम्नलिखित प्रावधान है। तो बेटा किस धारा के रट लेना इसे, धारा 97 के अंदर हम अपनी आत्मरक्षा यानी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत है, 97 के अंतर्गत। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति अपराध या किसी दूसरे शरीर की प्रतिरक्षा का तथ्य, संपत्ति चोरी लूट आदि अपराधों की प्रतिरक्षा का अधिकार है। जी बिल्कुल है। थोड़ा और डीप में देखते हैं बेटा इसके बारे में। बेटा अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 में किसका वर्णन है, साधारण अपवाद का वर्णन है अध्याय 4 में। ठीक है, जो बेटा अध्याय जो 4 है इसमें टोटल है कहाँ है 31 धाराएं, 76 से 106 तक धाराएं। ठीक है, तो इस बुक में गलत लिखा हुआ है 106 तक है। अब बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा डीप में आपको थोड़ा समझा दूँ 30 धाराएं। देखो जैसे टोटल 76 से 106 तक धाराएं, बेटा बड़े ध्यान से देखना। धारा 76 से 95 में, यानी 76 से और 95 में कहा है क्षमा योग्य बचाव है। क्षमा योग्य बचाव का कहाँ से कहाँ तक धाराएं, धारा 76 से 95 यानी 76 में बचाव है, 77 में 78 में 79 में सब में बचाव है। बचाव बहुत प्रकार के हैं, यानी क्षमा योग्य बचाव है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है 76 से 95 में। क्षमा योग्य बचाव किस अध्याय में, अध्याय 4 में। ठीक है, साधारण अपवाद भी कह सकते हैं। अब 96 से 106 तक, 96 से 106 तक कहाँ है, प्राइवेट निजी प्रतिरक्षा है। यहाँ तो क्षमा योग्य बचाव है, यहाँ कहा है निजी यानी प्राइवेट, हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। कहाँ से कहाँ तक, 96 से 106 तक रट लेना। प्राइवेट निजी प्रतिरक्षा कहाँ से कहाँ तक धाराएं, 96 से 106 तक सब धाराओं में प्राइवेट निजी प्रतिरक्षा। हम आगे देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे इसमें, तो क्षमा योग्य बचाव। बेटा रट लेना 76 में, एक बात रट लो बस, धारा 76 में कहा है तथ्य की भूल। ठीक है, तथ्य को हम कहते हैं वास्तविक घटना की कोई बेटा भूल होती। तथ्य का हिंदी का पूर्वक वास्तविक घटना। सब छोड़ो, आपसे ये पूछा जाएगा तथ्य की भूल किसमें, धारा 76 में। रट लियो। देखो उदाहरण के तौर पे ये सीधे एग्जाम में बनेगा आगे, एक सिपाही अपने अधिकारी के निर्देश पर, यानी डीएम एसडीएम यानी बड़ा अधिकारी कोई भी, तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, मतलब सॉरी एसआई की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम कांस्टेबल के लिए तो तुम अधिकारी हो, तुम कांस्टेबल को
आदेश दे सकते हो। एक सिपाही अपने अधिकारी के निर्देश पर गोली चलाता है और गोली लगने से कोई हताहत होता है, तो बेटा वो बचाव है, क्षमा योग्य बचाव है। बस समझ गए ना, समझ गए चीजें। देखो, न्यायालय द्वारा भाई को कस्टडी लेने को कहा गया था, व्यक्ति जेठ को कस्टडी में ले लिया जबकि बाद में गलती का पता चला, तो बेटा ये भी क्षमा योग्य बचाव है, गलती है गई। ठीक है, तो सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एक सिपाही अपने अधिकारी को गोली चलाने का निर्देश देता है, कोई आदमी मर जाए तो ये किस धारा के थ्रू बचेगा? 76 के थ्रू। ठीक है, तथ्य की भूल तो खैर है ही है। ठीक है बेटो, धारा 77 में भी तथ्य की भूल का वर्णन है, इतना याद कर लो। 76 में भी तथ्य की भूल, 77 में भी सब तथ्य की भूल, और बेटा 79 या में भी काय की भूल है? तथ्य की भूल। और तुम्हें कहा चाहिए? अब धारा 80 में रट लेना, धारा 80 में, धारा 80 में कहा है दुर्घटना। दुर्घटना बेटा क्या होती है? यानी कि कोई रेल पलट जाए, ठीक है, रेल पलट जाए, कोई जंगली जानवर यानी कोई गाय भैंस आप में टक्कर मार जाए, आपकी जान चली जाए, चोट फट जाए, तो बेटा वो दुर्घटना है। तो आप समझ लेना कि आपको कोई सांड मार दे आके, आजकल तुम बहुत देख भी रहे हो कहीं कोई मार दे, तो फिर अगर मानो उसमें किस धारा के, धारा 80 के तहत पुलिस आप, मतलब अगर तुम केस कौन के खिलाफ करोगे? ठीक है, धारा 80 के अंतर्गत कुल मिलाकर दुर्घटना का वर्णन समझा हुआ है। तो आप सब प्रश्नों को समझ जाना, यानी कोई भी दुर्घटना, रेल की दुर्घटना, बस या ऐसा कोई दुर्घटना के अंदर आता है तो अपना बचाव कर सकता है धारा 80 के तहत। धारा 81 रट नहीं हो, रट इंपोर्टेंट है। धारा 81 में कहा है दायित्व के बचाव से, है तो बचाव, दायित्व के बचाव। बेटा ऐसा है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसकी। कहा एक आर बनाम डंडले एवं स्टीफन का विवाद, तो ये काय पे आधारित है? दायित्व के बचाव पे आधारित है। एग्जाम में ऐसे बनेगा, आर बनाम डंडेले एवं स्टीफन किस धारा के थ्रू बच सकते हैं? मतलब सॉरी, आर बनाम हैंडले एवं स्टीफन का वर्णन किस धारा में? धारा 81 में। ठीक है, दायित्व। बेटा एक ऐसी कहानी है, ये दो व्यक्ति थे, हैंडले और स्टीफन। ठीक है बेटा, एक समंदर में यात्रा कर रहे थे और ऐसा एक बहुत बड़ा तूफान आया। ठीक है, इनके साथ में एक 6-7 साल का लड़का भी था। तूफान आया तो जहाज अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, मतलब ये अपनी रास्ता भटक गए थे। तो बेटा 20-22 दिन तक तो बेचारे ने झेला, उसके बाद में क्या करा, इन्होंने उस बच्चे को ही मार कर खाया। ठीक है, तो अब बेटा अगर उस बच्चे को मारते नहीं तो कि खुद मर जाते, तो क्या होगा? ये तो दायित्व का बचाव है। बहुत चर्चित केस है, 1984 की बेटा की घटना है, रट लो। धारा 82 में कहा है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने कोई सजा ही नहीं होगी, तुम्हें खूब पता है। ठीक है, पर याद करियो 7 वर्ष की कम आयु से बच्चों का अपराध नहीं माना, किस धारा में? धारा 82 में। अब आगे धारा 83 में कहा 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच। बेटा पहले 82 है तो 7 वर्ष अगली आ रही है, तो 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों का वर्णन है इसमें, वो भी एक अपराध नहीं माना है। देखो धारा 84 भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है धारा 84? बेटा ये है चित्त प्रगति। चित्त प्रगति का वर्णन किस धारा में है? धारा 84 में। तो बेटा की चित्त प्रगति क्या होती है? मानसिक बीमारी, यानी समझो ना, मतलब मानसिक बीमारी, कोई का माइंड अलग है, वो किसी को मार देते, पागल है आदमी, अगर किसी को मार दे तो वहाँ पर कोई केस चल जाएगा, क्योंकि वहाँ की मानसिक संतुलन ही ना है। ठीक है, आप समझ गए होगे। चित्त प्रगति यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप, यानी वो ठीक ना है, यानी बीमार है कुल मिला के। देखो एक केस बहुत जबरदस्त केस है, मैगनॉट बात। ठीक है, एक ये थे, मतलब मानसिक बीमारी थी, है ना। तो ये क्या करेंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पेले, ये पेल दे, है ना, गोली चला दे। ठीक है, तो बेटा ये काय में आ गए, मैगनॉटन कौन थे? ये बेटा मानसिक बीमार थे। ठीक है, तो इन्हें सजा नहीं मिली थी, तो इन्हें भी अपना बचाव कर लियो। समझ लियो ना, क्या तक जाएंगे? 96 तक। धारा 85 का कहवे? धारा 85 कहवे अनैच्छिकता मिथ्या, यानी अपनी इच्छाओं के विरुद्ध। धारा 86 क्या कहता? स्वेच्छा मिथ्या, अपनी इच्छाओं का, ठीक है, अपनी इच्छाओं से वर्णन। ध्यान रखना 85 अनैच्छिकता,
86 स्वैच्छिकता, भाई मत्ता तो है ही है, ठीक है, तो बात आप समझ गए। 85 अनैच्छिकता, 86 स्वैच्छिकता, कर लेना याद। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार कहाँ से शुरुआत है रहे, 96 से 106 तक, वो तो बचाव आए, ठीक है, कै तक, 95 तक, 76 से 95 तक। और बेटा कि 96 से 106 तक यहाँ में निजी प्रति बचाव है। कैसे कैसे, धारा 96 में यदि कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो यहाँ में प्रतिरक्षा के अधिकार किस में है, धारा 96 में प्रतिरक्षा के अधिकार, ठीक है, तो आप समझना। और देखो ये एग्जाम में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य, ध्यान रखना, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति, देखो मैं ध्यान से पढ़ाऊँ तो बहुत ध्यान रखता, 96 और 97 में दोनों, यही दो इंपॉर्टेंट है। 96 का कह रहा है यहाँ में कोई अपराध नहीं माना गया, ठीक है, यहाँ में सिर्फ क्या पढ़ना है, 96 प्रतिरक्षा के अधिकार है, बस प्रतिरक्षा के अधिकार, सिर्फ क्या है, 96 प्रतिरक्षा के अधिकार, 96 में क्या है, प्रतिरक्षा के अधिकार। और 97 में 97 में बेटा कहा है प्रतिरक्षा के अधिकार भी हैं, संपत्ति के भी अधिकार है, अपने भी अधिकार हैं बचाव के, और निजी और पड़ोसी के भी, दूसरे की संपत्ति के भी, समझ रहे हो ना, सब चीज का ही में 97 में आप समझ गए होगे। देखो धारा 100 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की निजी सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपने शरीर की निजी सुरक्षा के लिए कई दूसरे आदमी की हत्या भी कर दे तो भी बेटा निजी आ जाएगा। जैसे जिसमें है कोई बलात्कार की नियत, किसी मतलब बलात्कार की कोशिश करे तो तुम आप उसे मार सकते हो, या अपहरण करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आप, ठीक है, 103 रट लियो, 103 1 2 3 के अनुसार रात में घर में सेंध लगाना, लूटपाट होने, आगजनी, चोरी जैसी परिस्थितियों में निजी प्रतिष्ठा संकट में हो तो व्यक्ति आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी चोरी कर रहा हो, समझ गए 103 में। अरे ये दो केस रट लियो आज के बाद में, कौन कौन से, जयदेव बनाम स्टेट, ठीक है, ये की काय से संबंधित है, पहले तो तुम्हें ये भी मुझे निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से, ठीक है, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से। राजेश बनाम धर्मवीर, ये दोनों इतने चर्चित केस हैं। थोड़ी इनकी कहानी बताने से पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ पहले कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। जयदेव बनाम स्टेट कौन सा, पंजाब है, ठीक है, जयदेव है का मुख्य आरोपी थे, तो बेटा ठीक है निजी प्रतिरक्षा है, और किस धारा में है, 103 धारा में, दोनों राजेश बनाम धर्मवीर। बेटा ऐसा है, ये एक पंजाब में, ठीक है, तो भूमि के ऊपर कोई विवाद हुआ था, ठीक है, कोई एक दलित था जयदेव, ठीक है, इसने वहाँ पंजाब में भूमि खरीदी, ठीक है, तो कुछ लोग इसकी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाह रहे थे, ठीक है, तो वहाँ इसकी भागी, तो इस दौरान इसने गोली चला दी, 6 लोगों की मौत कर दी, ठीक है, तो आप समझ गए होगे। एक गे है बेटा राजेश बनाम धर्मवीर, ये हरियाणा का बहुत चर्चित केस है, कोर्ट में ही गोली चल गई, तो ठीक है, अपने निजी बचाव के लिए दूसरे पे गोली चला दी, तो बेटा आप समझ गए होगे, दो केस है ना रट लेंगे, और राजेश बनाम धर्मवीर विकल्प के आधार पर भी पहुंच जाओगे। अगर ये तुम्हें विकल्प में धर रखें, कुछ और पूछ ले, अगर निजी प्रतिरक्षा से संबंध ना पूछे, तो आप समझोगे कि दो विकल्प तो होंगे ही ना, समझो ना बात है, ठीक है। एक मैंने तुम्हें एक मैग्नेट को केस बता दिया तुम्हें, ठीक है, तो आप एक आर बनाम डंडले एवं स्टीफन का, जिनने बच्चा मार के खा लिया दायित्व के बचाव में, अभी तो पढ़ो है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस में संबंधित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, शरीर और संपत्ति, जरूरी ना शरीर की भी और संपत्ति, हम दोनों की रक्षा कर सकें। देखो राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता में, ठीक है, तो समझ गए ना। अब याद कर लियो, अभी मैंने धारा 57 पढ़ाई, मैंने कि याद कर लेना दोनों ने, 97 तो ये हो जाएगा अपनी आत्मरक्षा। मानो राम गुस्से में गोली मारने की कौन में कोशिश करे, श्याम में, तो श्याम को अपनी रक्षा करने के लिए है, तो कौन सी धारा में, धारा 97 में। 31 किसी मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, बहुत जबरदस्त,
तो बेटा किस में नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। देखो किस, अरे तो समझना कहाँ है, आत्मरक्षा का अधिकार का उपलब्ध नहीं है, आपराधिक अत्याचार को रोकने में भाई आत्मरक्षा को है, आपराधिकचारी मतलब कोई चोरी वोरी करेगा तो अत्याचारी को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में बिल्कुल जी है। अब बेटा लोक सेवाओं द्वारा किया गया कार्य, या से का मतलब है ज्ञात रक्षा का कोई मतलब ना है, उपलब्ध नहीं है, तो आप समझ गए ए इसका ठीक हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता धारा 99 के तहत लोकसभा के द्वारा किए जाने, देखो लोकसभा किस में है? धारा 99 में वर्णन है, ठीक है। तो आप थोड़ा इस फैक्ट को भी याद कर लेना। लो अभी पूछो, अभी बनाओ किस संबंध में आत्मरक्षा के अधिकार है। अरे आत्मरक्षा की मैंने तुम्हें दो ही कहानी बताई, एक तो जयदेव बनाब स्टेट, तो हमारा आपको आंसर ये ही ठीक है जाएगा, ठीक है। अभी तो ऊपर पढ़े तुम। और दूसरा का धर्मवीर, देखो देखो बेटा बहुत ध्यान से, 6 वर्ष के एक बच्चे ए को बहुत सारी मारधार फिल्म की आदत, देखो ध्यान रखो 6 वर्ष के एक बच्चे, 6 वर्ष को बच्चा ए ने बहुत सारी मारधार की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, बहुत बढ़िया। तो बेटा एकदम सही आंसर है, ठीक है। बात समझना, देखो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा या के बारे में, पहले तो मैं बताऊं, चलो पहले गेज भी सही है, अभी बाद में पढ़ लेंगे। पी क्यू तथा पी ने बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया और उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथ में क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, जी बिल्कुल सही है, वहाँ ने कोई अपराध नहीं किया। तो बात आपके समझ में आ गई, तो दोनों सही हैं। अब पहले थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, इन पे बालक फंस जाते हैं। बेटा एक बार बताओ, 6 वर्ष को है तो यहाँ तो ऑटोमेटिक है भाई, हम इतना तो पढ़ चुके, 7 वर्ष तक को ना होगा, ठीक है। 6 वर्ष को बालक कोई अपराध कर दे, ठीक है, फिल्म में देख के धक्का दे दे तो गुम मर गो, ठीक है। 6 वर्ष को ए ने कोई अपराध नहीं किया, ए ने कोई अपराध नहीं किया, जी बिल्कुल सही बात है, हाँ सही है, हमें सही तो पूछा, निम्नलिखित सही है जी, ठीक है। और पी ने कोई नशीला पदार्थ करके हत्या कर दी है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ अपराध कैसे कैसे होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बेटा पी ने आर की हत्या कर दी, तो पी ने कोई अपराध नहीं किया, जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका ए ठीक हो जाएगा। देखो अब व्याख्या पढ़ लेते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। भारतीय दंड संहिता धारा 82 के तहत, देखो ध्यान रखना, धारा 82 में तो 7 वर्ष की कम आयु के शिशुओं के द्वारा अगर कोई करेगा तो ना मानो जाएगा, ठीक है। धारा 85 में कहा हो के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध ठीक है, अनैच्छिकता, ध्यान से पढ़ो ना, मत्ता में होने के कारण न्याय पहुंचाने में सक्षम नहीं है, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो बात आप समझ गए। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने वाला सिद्धांत प्रतिपादन किया? अभी तो पढ़ा है वो, मानसिकता हो गए, ठीक है, मतलब वो चित्र विस्तृत हो गए। आप ध्यान रखना कौन सी धारा देखना, 84 धारा देख लेना। तो बेटा ये कौन सा ए हो जाएगा, आर बनाम मैक्टोनिया ने गोली चला दी, ठीक है। मैक्टोन ने कौन पे? प्रधानमंत्री पहले पे, ब्रिटेन के पे, ठीक है। तो आप ऊपर पढ़ भी चुके हो धारा 84 में, ठीक है, मानसिक बीमारी। ऐसे ही तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो बात बनेगी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषा किया गया? बहुत जब देखो भारतीय दंड किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया? बहुत सुपर डुपर प्रश्न है ये, मतलब काये मरवाने के लिए, षड्यंत्र रचाने के लिए वहाँ पे कौन सी धारा लगे, ठीक है बेटा। 2011, 2014, 2017 लगातार यार लिंक से प्रश्न पूछो, तो अब रट लेना धारा 120 के, ठीक है। यहाँ के बारे में प्रत्येक बात को बहुत ध्यान से नोट करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों के द्वारा अथवा कराने के लिए सहमत होते हैं, तो तब ऐसी स्थिति में आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। कुल मिलाकर षड्यंत्र रचना, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, तो आप समझ गए इतने तो। खैर देखो
निम्न में से कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी दंडनीय है, यानी भारतीय दंड संहिता में है, इंडियन पेनल कोड में दंडनीय है। ठीक है, भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ठीक है, सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, इस कहानी को रट लेना, वहाँ पढ़े भी थे। भारतीय दंड संहिता धारा 121, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आज के बाद धारा 121 के अंतर्गत इसका वर्णन किसी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने की तैयारी करना, उसके दुष्प्रभाव करना दंडनीय है। इस संबंध में उक्त व्यक्ति के मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माने के दंड का भागीदार होगा। ठीक है, तो आप याद कर लेना दंड का है। ठीक है, तो इस बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ओए हो या को दिखे भारतीय दंड आईपीसी की धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखना। विधि विरुद्ध जमाव यानी असेंबली को परिभाषित किया जाता है, तो इसका ए ठीक हो जाएगा 141। ठीक है, तो बेटा मैं यह थोड़ा सा रट लेंगे बात है। देखो, भारतीय आईपीसी धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव कहाँ है? 141 में है। 142 में कहा है विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों से संबंधित। ठीक है, और बलवा संबंधित रट लेंगे। बलवा, बलवा बेटा एक समान से विद्रोह होता है। ठीक है, बलवा हम विद्रोह होता है, तो बेटा बलवा किससे संबंधित है? 146 मिलेगा तुम्हें अभी के एग्जाम में। ठीक है, 149 बेटा क्या कहता है? विधि विरुद्ध जमाव में प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अक्सर करने के लिए किए गए अपराध को दोषी होगा। ठीक है, किस में कहा है? 149 में। पर बेटा यह तो रट लियो, धारा 146 बलवा से संबंधित है। मैं फिर रिपीट करा रहा हूँ, बलवा से संबंधित किस धारा में? 146 में बेटा। जबरदस्त। अभी तो मैंने बोलो है, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं उसे बलवा करना कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम कितने लोगों के होने की ऐसी स्थिति में बलवा करना कहा जाएगा? कम से कम कितने लोग होने चाहिए विद्रोह करने के लिए, तब बलवा कहलाएगा। कम से कम 5 लोग होने चाहिए, 5 से लोग हो तो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 146 रट लियो, बलवा विद्रोह करना। ठीक है, या में है कहा है 146 है, और 147 सिर्फ 146 में तो बलवा लग जाएगा जी, बलवा है तुरंत 147 लगेगी। 147 में वह है सजा होगी कै वर्ष की? 2 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब बेटा बलवा के बारे में हम प्रत्येक पॉइंट को देखेंगे। देखो, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार बलवा से जबकि गैरकानूनी जन समूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता था, ऐसी जन समूह आम उद्देश्य के अभियोजनों में से है, तो ऐसी जन समूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। तो बेटा होता है तो दंगे, रट लेना भाई, सीधी बात है। दंगे और का हो गया वो भाई 5 लोग से ज़्यादा हैं, तो मैंने पहले बताया दंगे या विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, राजद्रोह ना विद्रोह। देखो बेटा 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है 40वां भी। भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? मतलब भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा, ठीक है, परिभाषित किया गया है? धारा 159। ठीक है, तो हम बेटा थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया। रट नहीं हो, यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ, तो 2021 में पूछे, 10 साल है गई पूछे बगैर, पूछ सकता है इस प्रश्न को, दंगा को। ठीक है, ये चीज़ जरूरत पड़ती है। देखो और थोड़ा सा 160 में इसमें दंगा करने वाले संबंध, देखो 59 में तो दंगा है, 60 में भैया दंड का प्रावधान है, और धारा 148 में का
घातक आयुध से संजित होकर बलवा करने से संबंधित है। ठीक है, तो 146 में क्या था, बलवा का था, 147 में दंड का प्रावधान और 148 में घातक आयु युद्ध से सज्जित होकर बलवा करने से संबंधित है, यानी छुप के बैठे हों। 161 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संख्या 49 द्वारा निष्कासित किया गया है। ठीक है, थोड़ा बेटा फैक्ट जान लेते हैं और रट लियो। आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र का इकाई में अध्याय 5 के में। ठीक है, देखो मैंने बता दी दुष्प्रेरणाओं के विषय में इकाई में है अध्याय 5 में। ठीक है, धारा 107 में कहा है, धारा 107 में अपराधों का, देखो ध्यान रखना, 3 प्रकार के दुष्प्रेरणा के अपराध हैं। देखो ध्यान से, दुष्प्रेरणा के कितने, 3 प्रकार के दुष्प्रेरणा के अपराध हैं, उकसाने, सस्य और संयंत्र में शामिल होना। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना। धारा 100 भाई अध्याय 5 में दुष्प्रेरणा है वो, धारा 107 में 3 प्रकार के दुष्प्रेरणा से संबंधित कौन से, उकसाने, सास्य और षड्यंत्र में शामिल होना। अध्याय 6 में कहा है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ध्यान रखना, अध्याय 6 में कहा राज्यों के विरुद्ध ठीक है, राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में जितने भी होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, 121 से 110 यानी टोटल बेटा इसमें 11 धाराएं। ठीक है, 121 याद कर लेना, बस रट लेना, मात्र 121 इंपोर्टेंट है। इसमें है कहा राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, जहाँ में मृत्युदंड का अपराध है, आप ऊपर पढ़ चुके हो। अध्याय 7 में कहा है, 7 हैं, तीनों सेनाएं कैसी हैं, 7 थल सेना, नौसेना, वायुसेना। ठीक है, कुल 131 से 40 यानी कुल 111 धाराएं। ठीक है, बस इतना ही याद रखें और ज़्यादा बेटा कोई दिक्कत ना आए। देखो एक हमने धारा 132 पढ़ी। ठीक है, धारा 32 में कहा है मृत्यु को प्रावधान है, धारा 132 में कहा है मृत्यु को प्रावधान, हम ऊपर इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। जो अध्याय 8 है, अध्याय 8 में बेटा क्या है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ठीक है, आप इसे कर लें, विधि विरुद्ध जमाव, विधि यानी कानून के विरुद्ध जमाव किस धारा में वर्णन है, 141 में। ठीक है, 5 से अधिक लोग व्यक्ति का जमाव होगा तो कानून के विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। बलवा आप समझ गए होंगे, विद्रोह, ठीक है, आंदोलन करना बलवा कहलाता है। 146 में 5 से अधिक लोग जरूर होने चाहिए। ठीक है, 147 में बलवा जो व्यक्ति होंगे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। ठीक है, कै वर्ष की सजा होगी उन्हें, 2 वर्ष की सजा को प्रावधान है। देखो ये बाद में जोड़िए, तड़ेपन कै, इसे कर लेना। इसके अंतर्गत धर्म, मूल वंश, धर्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने हेतु वहाँ पे, ठीक है, मतलब क्या कर धर्म व जाति को मूल स्थान, कैसे तू बिहारी है कि वहाँ को मूल स्थान समझोगे, जन्म स्थान, ठीक है, जाति, इनके बीच में शत्रु के समूहों के बीच में शत्रुता को बढ़ाने के हेतु, तो कोई में 153 के में। ठीक है बेटा, 160 में दंगा करने संबंधित दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान काय में 160 में, आप चाहें तो 159 में भी कर सकते हैं। ठीक है, 159 में क्या है, दंगा को परिभाषित किया गया, आप ऊपर पढ़ भी चुके, दंगा को परिभाषित किस में किया गया है, 159 में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, बाय बाय।